स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। मेरा नाम है चंदन कुमार शर्मा और आज हम दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है, चाहे एडीए हो, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो विषय उसमें दिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पिछली बार हम लोगों ने सीजीपीएससी प्री में देखा, इससे बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं और टेक्निकल जो बेस्ड वाले प्रश्न हैं, कथन कारण कूट वाले जो प्रश्न हैं, इसमें से ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर से पढ़ना नहीं है, आपको बहुत डीपली नॉलेज रखना पड़ेगा। और हम पूरी तरह से अपडेटेड और वर्तमान जो हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ है, छात्रावास अधीक्षक का, उसको देखते हुए पूरा का पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट को, और बहुत सारे आपको नए तथ्यों से इसमें परिचित करवाया जाएगा। बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी, तो आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था में इसका इतिहास क्या रहा और इसमें कौन कौन सी समितियां गठित हुई, उन समितियों की भूमिका क्या रही, उन सभी चीजों पर विस्तृत वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। यदि भारत में बात किया जाए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, तो ये पंचायती राज जो व्यवस्था का प्रारंभ हुआ संवैधानिक दृष्टि से देखें तो अंग्रेजों का जब शासन प्रारंभ हुआ था उसी समय से ही हम मान सकते हैं, परंतु प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं का शासन था तो राजा महाराजा जो है वो ग्राम में की व्यवस्था देखने के लिए, गांवों का जो है वो मुद्दा गांव स्तर पर सुलझाने के लिए पहले मुखिया, ग्रामी, इस प्रकार के लोगों को नियुक्त करते थे। गौटिया जैसे ग्राम का जो मुखिया होता है, इस प्रकार से उसकी नियुक्ति करते थे, परंतु वो कोई संवैधानिक पद था नहीं। वो उनको जितने राजा ने अधिकार दे दिए थे उतने पर ही वो क्या करते थे, अपना क्षेत्र रखते थे। ज्यादातर जो है वो राजस्व वसूली के लिए रखा जाता था। ठीक है, यदि स्थानीय स्वशासन की बात करें, स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन क्या बोलते हैं इसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन क्या है ये स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन स्थान में रहने वाले लोगों को स्थानीय कहा जाता है। जैसे मैं स्थानीय हूं तो मैं इस स्थान पर रहता हूं, तो स्थान पर रहने वाले लोगों, किसी स्थान विशेष पर जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं उसका निराकरण उनके ही द्वारा चुने हुए व्यक्ति से कर दिया जाए, या उनकी ही संस्था जो निर्मित है, स्थानीय लोगों से जो निर्मित संस्था है उसके द्वारा उनकी समस्याओं का जो निराकरण कर दिया जाता है, उसी को ही स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। स्थान में रहने वाले लोगों का स्व मतलब अपना शासन। तो किसी स्थान में दोस्तों बहुत ढंग से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये कोई स्थान है, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अब यहाँ पर कोई समस्या आ गई, यहाँ पर लाइट लगानी है, खंबे लगाने हैं, नाली बनाना है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का वो समाधान करने के लिए क्या राजा के पास जाएंगे, क्या उच्च अधिकारी सीधा प्रधानमंत्री को पत्र लिख देंगे? नहीं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। इन सब में ये सब चुनकर एक व्यक्ति नियुक्त करते हैं और अपनी समस्या इस व्यक्ति को बताएंगे, और ये व्यक्ति अपने स्तर पर स्थानीय लोगों की संस्था द्वारा स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करना ही क्या है, स्थानीय स्वशासन। मतलब अब क्या हुआ, इन्हीं लोगों का स्वशासन है अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में स्वशासन है, खुद का शासन है। इसीलिए लाइट और नाली और जो भी ग्राम की समस्याएं हैं, जो भी उस स्थान की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को क्या किया जा सकता है, निराकरण किया जा सकता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले प्रारंभ माना जाता है कब से, तो इसका प्रारंभ माना जाता है चोल वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, चोल वंश के शासकों से।
चोल वंश के शासकों ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। ठीक है, परंतु मैंने बताया कि प्राचीन काल में जो राजाओं का शासन था उससे प्रश्न नहीं, बल्कि जो संवैधानिक प्रावधान कब से बना, क्या उसकी स्थितियां थी, उस पर से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा, अगर अंग्रेज जब आए दोस्तों, तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने, अब यहां से आपको बहुत ढंग से चीजें ध्यान रखनी है। कौन सा? लॉर्ड मेयो कब? 1870 में। लॉर्ड मेयो जो है वो वायसराय थे, और उस समय कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी। क्या घटनाएं हुई थी? तो आप जानते हैं 1857 की क्रांति हुई, और उस क्रांति में अंग्रेजों को बहुत सारा धन खर्च करना पड़ा उस क्रांति को दबाने के लिए, और उसके बाद बहुत सारे धन की आवश्यकता होती रही थी। लगातार जो है वो अलग अलग जगह पर विद्रोह हो रहे थे। तो ये जो है लॉर्ड में उस समय जो धन है वो लंदन से ही मंगाते थे। पैसा जो कम पड़ जाता था तो लंदन से, तो लंदन की संसद में कहा गया कि भैया, कि जब आपको पैसा यहीं से लेना है तो फिर वहां शासन करने का मतलब ही क्या है, आप उसको वहीं उसी स्तर पर मैनेज कीजिए। तब लॉर्ड मेयो ने एक रणनीति बनाई, और जो है वो स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें उन्होंने प्रांतों को जो है वो कुछ अधिकार दिए हैं, मतलब जो है वो सीमित स्तर पर। ठीक है, प्रांतों को जो है वो अधिकार दिए थे कि वो जो है वो कर, जो स्थानीय लोग हैं उन पर कर लगाने की शक्ति दी थी। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित कुछ शक्तियां प्रदान की थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने जो क्या प्रदान किया था, सबसे पहले वित्तीय, वहां के स्थानीय लोगों को कर संबंधी, प्रांतों में कर संबंधी जो है वो शक्तियां प्रदान की गई कि आप जो है वो इसको क्या कीजिए, कर स्वयं लगाइए, और जो क्षेत्र है उस पर टैक्स लगाकर, ये मुख्यतः राजस्व पर डिपेंड था। राजस्व इसको चाहिए था, इसीलिए इसने कर संबंधी अधिकार दिया कि आप जो है वो उचित वहां पर प्रांत जो है वो जानते हैं, तो वहां पर उचित टैक्स का आप लगाकर वहां पर वसूल कर हमको दीजिए। तो ये सिंपल राजस्व वसूली के लिए निर्धारित किया गया था, इसलिए इसका कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। परंतु यहां पर ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड मेयो को जो है वो क्या कहा जाता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण उन्होंने किया था। इसीलिए लॉर्ड मेयो को वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। पहले जो भी डिपेंड था वो वायसराय तक था, लेकिन इसने जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार के साथ साथ वित्तीय जो शक्तियां थी वो भी प्रांतों को दिया गया कि आप उस स्थान पर जो है वो टैक्स लगाइए और हमको वसूल कर राजस्व दीजिए। ठीक है, ताकि वो लंदन से मांगना ना पड़े। तो इसमें इसका कोई योगदान नहीं था, मुख्यतः राजस्व के लिए इसने ये किया था। ठीक, इसके बाद जो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक इससे प्रश्न नहीं बना है दोस्तों, तो संभावित है कि आने वाले समय में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वायसराय आते हैं लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे कार्य किए थे और आप इससे बहुत ज्यादा परिचित हैं। लॉर्ड रिपन 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए स्थानीय स्वशासन की मजबूती हेतु एक प्रस्ताव लाया था। एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, मेग्ना कार्टा।
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप मैग्ना कार्टा से परिचित होंगे। मैग्ना कार्टा एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वहां के व्यापारियों को दिया गया अधिकार पत्र था, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसी को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन ने स्थानीय लोगों को शासन करने के लिए अधिकार पत्र लाया था, एक प्रस्ताव लाया था कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए, और उसी को ही स्थानीय स्वशासन का क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसीलिए देखिए बहुत सारे मैंने दोस्तों चीजें देखी कि कई लोग कई प्रकार से चीजें बता रहे हैं, किसी को भी पंचायती राज व्यवस्था का जनक, किसी को भी स्थानीय स्वशासन का जनक, बहुत सारी भ्रांतियां यहाँ पर फैली हुई हैं। आप ढंग से याद रखिए, 100% सत्यता के साथ आपको चीजें बताई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए और बहुत सारे नए तथ्य आपको मिलेंगे। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है किसको, तो लॉर्ड मेयो को। और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको, लॉर्ड मेयो को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लॉर्ड रिपन को दो जनक देखे हैं और दो अवधारणाएं हमने देखी है। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो को क्या कहा जाता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को स्पष्ट और क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, और चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए तो आगे चलते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम जो बना उसमें क्या स्थिति थी। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, लॉर्ड रिपन के बाद 1907 में दोस्तों एक शाही फरमान जारी किया गया था, जिसमें स्थानीय स्वशासन को लेकर बातें की गई थी। परंतु हमको याद रखना है सन 1919 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन को लेकर स्पष्ट प्रावधान थे। स्थानीय स्वशासन को लेकर स्पष्ट प्रावधान थे, स्पष्ट प्रावधान थे। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को लेकर स्पष्ट प्रावधान थे, परंतु इस समय यह संघ सूची का विषय था। किसका, संघ सूची का विषय था। ठीक है, अब ये संघ सूची का स्पष्ट प्रावधान तो चलो आपने कर दिया, परंतु ये क्या है, संघ सूची का विषय है। मतलब ये स्टेट में लागू होगा, उसके बाद गांव स्तर पर होगा नहीं होगा, बहुत सारी संशय की स्थितियां थी, लेकिन स्पष्ट प्रावधान किया गया था। मतलब इस ओर आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे। तो आपको जो कीवर्ड जो बताया जाएगा और जो डिटेल बताया जाएगा, सारी चीजें याद रखनी है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये जो है वो क्या था, ये जो है वो संघ सूची का विषय था। चलिए आगे देखें, उसके बाद सेम जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। किसके अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 1935 में भारत शासन अधिनियम के किसके अंतर्गत शामिल हुआ दोस्तों,
राज्य सूची के अंतर्गत शामिल हुआ था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद भारत क्या होता है, आजाद होता है। ठीक है, आजाद होते ही 1926 जनवरी 1950 में संविधान लागू होता है, परंतु इससे पहले संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलती है और उसको बहुत ढंग से याद आपको रखना है। क्या याद रखना है? देखिए, एक व्यक्ति जिनके बारे में आपको बहुत ढंग से समझना है और याद भी रखना है, कौन थे वो? तो वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जो थे, उनका कथन था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? तो ये गांवों में बसती है। गांवों में बसती है ना दोस्तों, क्रिया है, बसना क्रिया वाला बस्ती है, ना कि बस्ती गांव के बाद बस्ती आता है वो वाली बस्ती नहीं है। तो भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये कहा था गांधी जी ने कहा कि अगर देश का विकास करना है तो हमको गांव का विकास करना पड़ेगा और उन्हें ग्राम स्वराज की अवधारणा दी, गांवों को अधिकार संपन्न बनाना पड़ेगा। उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है, गांधी जी की एक बुक जिसका नाम है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इस बुक में गांधी जी ने दोस्तों ग्राम स्वराज की अवधारणा दी थी। ग्राम स्वराज से तात्पर्य है ग्राम से गांव, स्व से अपना, राज का मतलब शासन। तो गांव में लोगों का अपना शासन होगा तब गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तभी जो है वो देश का विकास संभव है। ये फिलॉसफी थी गांधी जी की। परंतु एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि गांधी जी जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसीलिए कई लोग ये कहते थे, उस समय आलोचना होती थी कि गांधी जी की जो विचारधारा है वो कहीं भी संविधान में हमको जो निर्मित हुआ था उसमें दिखाई नहीं देती। परंतु ये पूरी तरह सत्य नहीं है दोस्तों। गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा जो थी उसको लागू कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था, और उसमें सर्वप्रथम थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल। ये जो श्रीमन नारायण अग्रवाल जो थे, ये गांधीवादी विचारधारा के थे। गांधीवादी विचारधारा, और गांधी जी की तरह ये मानते थे कि जब गांव का विकास करेंगे तभी जो है वो देश का विकास होगा। और इन्होंने पूरी जो संविधान सभा थी उस पर प्रेशर बनाया कि गांधी जी की ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है उसको लागू करना ही चाहिए, तभी देश का विकास संभव होगा। परंतु इसका कट्टर विरोध किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, कि ये जो है वो ग्राम स्वराज जो स्थानीय स्वशासन की बात कही जा रही है उसको हम लागू नहीं कर सकते। और इसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना तर्क प्रस्तुत किया कि भारत देश जो है वो अभी अभी आजाद हुआ है, गांव के लोग इतने शिक्षित व पढ़े लिखे व संपन्न नहीं हैं कि वो इस स्थानीय स्वशासन पंचायत की अवधारणा को समझ सके। तो ऐसी स्थिति में जब ये लागू कर दिया जाएगा तो होगा वही जो इससे पहले होते आया था। जैसे भारत को लूटा है साहूकारों ने, जमींदारों ने, और आज भी वो राजा महाराजा का पद बरकरार है, और ग्राम पंचायत में जब लोग चुनकर आएंगे तो यही लोग चुनकर आएंगे और फिर से उनका शोषण चालू रहेगा। तो ऐसी स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। परंतु श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशराइज किया और पूरी टीम पर गांधी जी की विचारधारा को लागू करने का जो है वो एक दायित्व उनके ऊपर आ गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक कमेटी गठित की गई के एम मुंशी जी की अध्यक्षता में।
के एम मुंशी कौन थे? तो के एम मुंशी जो है वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, संविधान सभा के सदस्य। के एम मुंशी, पूरा नाम था इनका कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और कहा गया कि ये पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू करना है, इस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिए, है ना, और विचार करके बताइए कि क्या किया जा सकता है। और के एम मुंशी जी ने जो अपनी अनुशंसाएं दी, उन्होंने कहा के एम मुंशी के द्वारा ही, इन्हीं के द्वारा कहने पर ही जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को किसमें शामिल किया गया दोस्तों? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, में स्थान दिया गया और अनुच्छेद 40 में जोड़ा गया कि राज्य चाहे तो पंचायत का गठन करेगी, राज्य सरकार चाहे तो पंचायतों का गठन कर सकती है, ये इसमें लाया गया। परंतु आप बहुत ढंग से जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी के तहत शामिल की गई, इसमें स्पष्ट है, इसमें दोस्तों स्पष्ट है कि इसको आप क्या नहीं कर सकते, राज्य चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, आप कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 को। तो इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 भाग 4 के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, अब भाग 4 में सम्मिलित है दोस्तों, तो आप समझिए कि भाग 4 को आप चैलेंज नहीं कर सकते, राज्य सरकार चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। तो उस समय ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि राज्य जो है डायरेक्ट सभी राज्यों में लागू कर दिया जाए, और बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां जो है उस समय निर्मित हुई, परंतु उस परिप्रेक्ष्य में ये लागू नहीं किया जा सकता जिस परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये पूरी तरह से दोस्तों किसी सरकार ने की, किसी ने नहीं की, तो ये चलते रहा। ठीक, इसके बाद जो है वो क्या हुआ, तो ये जो सारी मिली जुली परिस्थितियां थी उसको देखकर केंद्र सरकार द्वारा एक योजना लाई गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बहुत ढंग से समझेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, क्या स्थितियां थी, कौन लाया था, क्या इसकी परिस्थितियां थी, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए, अब हेडिंग डाल लो आप लोग, CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, आप लोगों को शायद जानकारी हो न हो, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में आधिकारिक तौर पर लागू की गई थी, सबसे पहले इसको प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था और इसके जनक थे SK डे। ठीक है, इसके जनक जो थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक कहें SK डे। इन्हीं के प्रयासों से सर्वप्रथम, ठीक है,
जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था? अभी तक प्रश्न नहीं बना है, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, कहाँ लागू किया गया था? तो ये जो है और किसके सहयोग से, दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनने की संभावना है। तो यूएसए के जो फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से दोस्तों, की सहायता से कब? 1948 में इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। इसे प्रायोगिक तौर पर, प्रयोग के तौर पर लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया था? अब प्रश्न आता है कहां पर, तो बहुत ढंग से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। ठीक है, तो देखिए किसकी सहायता से? तो यूएसए के फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। कब? तो 1948 को ये जो है वो प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया, और जब देखा गया कि प्रयोग सही है तब इसे 1952 में 55 जिलों को चयनित किया गया था दोस्तों, और 55 जिलों को चयनित करके उन सभी जिलों में जो है वो आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था। यहाँ पर ये 15 पायलट प्रोजेक्ट के साथ लागू किया गया था सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम है उसे। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको समझनी है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम था क्या? तो शब्द से ही स्पष्ट है, आप लोग देख रहे होंगे सामुदायिक, समुदाय में एक प्रत्यय लगने से बना है सामुदायिक। ये समुदाय है और इस समुदाय में जब एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है, स की आदि वृद्धि हो जाएगी और ये शब्द बनेगा सामुदायिक। मतलब समुदाय से संबंधित है जो, तो एक समुदाय विशेष, कोई भी स्थान पर जो रहने वाले लोग हैं उस रहने वाले लोगों का एक स्थानीय समुदाय होता है, तो उस समुदाय का विकास का जो कार्यक्रम है वही सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहलाया। ये कोई योजना नहीं थी दोस्तों, ये एक अवधारणा है, ये एक प्रक्रिया है, यह घटना नहीं है। ये क्या है? एक प्रक्रिया है। जब इटावा में इसे लागू किया गया तो इसके अंतर्गत 15 पायलट प्रोजेक्टों को शामिल किया गया था, ठीक है, और उसके अनुसार इसको लागू किया गया। लेकिन बाद में 1952 में इसे 55 जिलों में आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अच्छा, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो अब चीजों को आप ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो इसके उद्देश्य क्या थे? तो देखिए, सर्वप्रथम इसका उद्देश्य देखें। उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था दोस्तों, देश में पहला नंबर, देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, उस समय हमारे पास अनाज कम उत्पादित होता था, तो सबसे पहले हमने जो योजना चलाई कि ग्राम स्तर को मजबूत किया जाए और वहां पर जो लोग कृषि कर रहे हैं उसके उत्पादन में वृद्धि किया जाए, उसको नई नई तकनीकें सिखाई जाए। दूसरा, उत्पादन में तो वृद्धि कर लेंगे लेकिन फिर उसको संचार की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, संचार की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद स्वास्थ्य, गांव के लोगों के स्वास्थ्य और गांव के लोगों की शिक्षा के स्तर में वृद्धि, इनका प्रमुख जो है दोस्तों वो क्या था? इनका प्रमुख जो है वो क्या था? प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके प्रमुख उद्देश्य थे, क्या क्या थे? तो देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा
के विकास के संबंध में प्रावधान करना, उनका विकास करना, ये इनका मूल उद्देश्य था। इसके अलावा एक और उद्देश्य था दोस्तों कि ग्रामीण लोगों के सांस्कृतिक जीवन को परिवर्तित करके उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव लाना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य इनका था, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये 4 उद्देश्य के अलावा ग्रामीण लोगों के सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन करके उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाना या आर्थिक जीवन को बदलना। अब देखिए, आर्थिक जीवन को बदलना या परिवर्तन लाना मतलब विकास की ओर, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। बदलना मतलब नीचे की ओर नहीं ले जाना, ऊपर की ओर ले जाना। बदलना से यहाँ पर तात्पर्य है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक, उनके संस्कृति, उनकी जो भी संस्कृति थी उसमें परिवर्तन लाकर उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन को क्या करना, ऊंचाई तक पहुंचाना इनका मूल उद्देश्य था। और बाकी ये 4 चीजें, भाई गांव के लोगों की शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी, अनाज उत्पन्न होगा तो ग्रामीण जो है वो अपने स्तर पर सशक्त बनेंगे। ये मुख्यतः है। इसके अलावा बहुत सारा था कि गरीबी को मिटाना, गांव स्तर पर गरीबों को रोजगार प्रदान करना, स्थायी रोजगार प्रदान करना, ऐसे कई छोटे छोटे जो हैं वो थे। ये मुख्यतः 4 हैं और एक ये आप इनको, ये मूल उद्देश्य हैं। इसके बाद अल्पकालिक, दीर्घकालिक कई सारे उद्देश्य हैं। खैर हमको उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए, अब इसके बाद देखिए, इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद एक और कार्यक्रम आप जानते हैं, योजना जानते हैं, राष्ट्रीय सविस्तार योजना। तो ये राष्ट्रीय सविस्तार जो योजना थी वो कोई अलग से योजना नहीं थी दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय सविस्तार जो योजना थी जो 1953 में लागू की गई थी, 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना। ये जो राष्ट्रीय सविस्तार योजना थी वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ही एक योजना थी और उसको स्पष्ट और विस्तार पूर्वक जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए राष्ट्रीय सविस्तार योजना लाई गई थी। अब ये राष्ट्रीय सविस्तार योजना क्या थी, तो इसको विस्तार, राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना, और इसके लिए दोस्तों क्या गठित किया गया, एक जैसा ये हमारा देश है। ठीक, इस देश में दोस्तों ये एक राज्य है और राज्य में ये एक जिला है और जिला में ये एक गांव है। तो इन सभी स्तर पर दोस्तों अलग अलग जो है वो प्रावधान किए गए थे। अच्छा, एक ब्लॉक भी होगा तो ये ब्लॉक स्तर का समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये राष्ट्रीय सविस्तार योजना में दोस्तों खंड स्तरीय योजना, जो खंड स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था आज लागू है उसका बेस यही था। जो क्षेत्र थे, जो जिले थे जहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करना था उनको खंड स्तर पर बांट दिया गया। और खंड स्तर पर कैसे बांटा गया, तो खंड स्तर पर जो है वो जनसंख्या के आधार पर 60,000 से 70,000 लोगों का जो ये प्रतिनिधित्व करती थी वो एक खंड उसका क्या किया गया दोस्तों, बनाया गया। ठीक है, और वैसे ही गांव बनाया गया। गांव में आप जानते हैं 5,000 से लगाकर 6,000 तक के लोगों के ऊपर एक ग्राम जो है वो ग्राम पंचायत डिसाइड किया गया।
इस ग्राम पंचायत में 5 से 10 गांव जो है वो क्या होते थे, 5 से 10 गांव जो है वो शामिल होते थे, और वैसे ही 10 से 15 ग्राम पंचायत मिलकर जो है वो एक खंड बनती थी, और 15 से 20 जो है वो ब्लॉक को मिलाकर एक जिला बनता था। तो इस प्रकार से इसको विस्तृत कर दिया गया है ना। ये जो था वो गांव स्तर का हो गया, और ये जो था वो ब्लॉक स्तर का हो गया, और उसके बाद ये है जो जिला हो गया, और इसके बाद ये है वो राज्य, और उसके बाद जो आता है हमारा देश। तो इन सभी के स्तर पर इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और क्या हुआ दोस्तों, तो देखिए आप लिखना चाहें तो सारी चीजें लिख सकते हैं, है ना। ये ज्यादा आज तक पूछी नहीं गई है, परंतु आप याद रखिएगा। चलिए मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर आपके लिए लिख दे रहा हूं ताकि आप चीजों को याद रखिएगा। ठीक, जैसे पहला पॉइंट, प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए 60,000 से 70,000, 60,000 से 70,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले, ठीक है। तो ये प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जो है वो इसको ब्लॉक स्तर में बांटा गया। किसके लिए, प्रशासनिक उद्देश्य, पंचायतों की प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको 60,000 से 70,000 जो लोग थे उनके लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लॉक में बांटा गया। ब्लॉक में क्या किया गया दोस्तों, इसको बांटा गया। ठीक है, क्लियर है। दूसरा याद रखेंगे, 15 से 20 ब्लॉक को मिलाकर एक जिला होता था। 20 ब्लॉक को मिलाकर क्या होता था, एक जिला होता था। ठीक है, होता था। इसके बाद यदि देखें तीसरा, तो 5 से 6,000 लोगों द्वारा एक ग्राम पंचायत होता था। 5,000 से 6,000 लोगों का एक गांव समझ लीजिए, एक गांव। ये गांव जो है वो प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता था। इस एक गांव में दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग देखते हैं एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं, ऐसे ही उस समय एक गांव के अंतर्गत 5 से 10 गांव आ सकते थे। 5 से 10 गांव आते थे, जब तक कि ये 5,000 से 6,000 लोगों का जो है वो एक गांव ना बन जाए, एक प्रतिनिधित्व ना बन जाए। तो उसको एक गांव में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के गांव आ सकते थे। 5,000 से 6,000 लोगों का क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। और इसके लिए इन्होंने अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो है वो क्या कर दिए, अधिकारी, ग्राम स्तरीय अधिकारी। ठीक है, गांव स्तर पर देखेंगे तो ग्राम स्तरीय एक कार्यकर्ता नियुक्त किया गया। गांव के लिए क्या किया गया, एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता नियुक्त किया गया। ओके, ठीक है। और क्या किया गया, तो और जो है वो ब्लॉक, उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्लॉक का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो बीडीओ होता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता था दोस्तों, जो होता था खंड विकास अधिकारी। इसके बाद जो होता था ये है जिला, और इसका जो प्रमुख होता था वो है जिला कलेक्टर। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो
राज्य में जो प्रमुख होता था वो होता था विकास आयुक्त, विकास आयुक्त। और फिर देश में इसका जो प्रशासन योजना आयोग, जिसको आप आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उस योजना आयोग के हाथों में होता था। ठीक है, तो इस प्रकार के 5 स्तरीय जो है वो इसमें चलती थी, गांव, ब्लॉक, जिला, उसके उस पर राज्य और देश। तो ये 5 स्तरीय प्रशासन इसमें देखेंगे, ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर। तो ये ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता रिपोर्ट करता था वीडियो को, वीडियो रिपोर्ट करता था कलेक्टर को, और कलेक्टर जो है विकास आयुक्त से संपर्क में रहता था। तो इस प्रकार जो है वो क्या निर्धारित किया गया, इसकी प्रशासनिक संरचना निर्धारित की गई। ठीक, इसके बाद और इसमें क्या किया गया, क्या क्या किया गया, जैसे गांव स्तर पर पंचायतों द्वारा विभिन्न संस्थाओं का गठन किया गया था। 2-3 पॉइंट्स और हैं, इसको आप एक बार नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं उन पॉइंट पर डिस्कस करता हूं, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, इसके अलावा लोगों को इन विकास योजनाओं से, देखिए अब ये 2 आपने पढ़ी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सविस्तार योजना। देखिए अब ये राष्ट्रीय सविस्तार योजना गांव स्तर पर क्या किया गया, इसमें सबसे पहले गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया गया, विभिन्न संस्थाओं का निर्माण। गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, गांव के लोग डायरेक्ट जो है वो उनकी योजनाओं से जुड़ जाए, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, उनके क्षेत्र के विकास से जोड़ने के लिए गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं की नियुक्ति की गई। महिला मंडल की स्थापना, महिला मंडल की स्थापना। देखिए इन जो विकास कार्यक्रम थे, इन विकास कार्यक्रमों में गांव से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिला मंडल की स्थापना जो है वो की गई, और युवाओं को जोड़ने के लिए विभिन्न संस्था जो है वो खोले गए थे। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक, देखिए इसके अलावा जो है वो आर्थिक और वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए, आर्थिक व वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए, आर्थिक व वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए सहकारी समिति की स्थापना की गई। सहकारी समिति की स्थापना। ठीक है, तो ये कार्य किए गए राष्ट्रीय सविस्तार योजना के तहत, ताकि लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। युवाओं के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई गांव स्तर पर पंचायतों द्वारा, और महिला की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला मंडल की स्थापना की गई। आर्थिक व वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए सहकारी समिति की स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों कार्यक्रम जो है वो क्या रहे थे, विफल रहे थे। और क्यों विफल रहे थे, क्या इसके जो परिणाम थे, उन पर हम लोग अब जो है वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक जो समझ में आ गया है। अब देखेंगे विफलता के कारण, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। कथन कारण में बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। विफलता के कारण,
हालांकि इस पर समीक्षा की गई और इसके कुछ बिंदुओं पर डिस्कस किया गया और वही इसके विफलता के कारण भी रहे थे, है ना। अब हम बात करें तो ये देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब लागू किया गया 1952 में, तो सरकार ने विभिन्न जो है वो अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप गांव में जाइए और गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं के संबंध में बताइए और ये बताइए कि ये आपके विकास के लिए है और आप इस पर जो है वो भागीदारी दें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या हुआ कि सरकार के विभिन्न विभाग थे और जब विभिन्न विभाग के अधिकारी जो है वो, देखिए इनको आप बहुत ढंग से समझ लीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख भी लीजिएगा। एक एक चीज लिखना दोस्तों, आप समझ रहे हैं तो यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप सारी चीजों को लिखिएगा। जब सरकार के विभिन्न विभाग के अधिकारी ग्राम तक पहुंचे और गांव के लोगों को जो है वो उसके विकास के संबंध में बताए, तो एक विभाग आता, दूसरा विभाग, कई सारे विभाग हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इस प्रकार जो है वो कई सारे सरकार के विभाग के लोग गांव के लोगों के पास गए, किसान के पास गए और उनको इनकी योजनाओं के बारे में समझाया, तो ये भ्रमित हो गए। अब भ्रमित होना स्वाभाविक था, देश आजाद हुआ था, पढ़ी लिखी स्थिति नहीं थी, उतना स्टैंडर्ड नहीं था कि इनकी योजनाओं को समझ पाते, इसीलिए गांव के लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अलावा यदि बात करें कि गांवों में जो किसान हैं, ग्रामीण लोगों का जीवन उनके लिए सोचना एक समन्वित तरीके से सोचना चाहिए, उनकी एक एकीकृत योजना होनी चाहिए, समन्वित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको आप सरकारी जो गतिविधियां हैं वो खंड स्तर पर बांट दिए जाए। इस प्रकार की जो योजना फिर ये सफल नहीं हो पाएगा, इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और वही इसके साथ हुआ, क्योंकि उनका जीवन एक व्यवस्थित तरीके से नहीं रहा। खंड स्तर पर आपने उसके जीवन को बांट दिया तो उसका जो है वो उचित प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोग आते, अलग अलग बातें करते, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स आप इसमें से ध्यान रखेंगे। देखिए, और जो कार्यक्रम इसके बाद जब इसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सविस्तार योजना लाई गई। पहले ये था कि सरकार की योजनाओं को आप ग्राम के लोगों को समझाइए, और उसके बाद दूसरी जो योजना थी वो ये थी राष्ट्रीय सविस्तार योजना। इसके माध्यम से आप क्या करें कि गांव के लोगों को योजनाओं के साथ जोड़िए और उनकी जो योजना है उनसे मिलकर उनके अनुभव के अनुसार से उनकी जो समस्या है उसके निराकरण के लिए आप योजना बनाइए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई थी उसकी अपेक्षा जो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा मिलकर जो योजनाएं बनाई गई थी वो सफल रही, न कि सरकार की योजनाएं सफल रही। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि ग्राम से गरीबी खत्म करनी है, गरीब लोगों को उचित रोजगार उपलब्ध कराना है, उसका व्यक्तित्व विकास करना है, आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। तो यहाँ पर गांव के लोगों को जब ये समझाया जाता था तो ये गांव के व्यक्ति को समझ नहीं आता था, जबकि यदि मेरा विकास किया जाना है दोस्तों तो मुझे उसमें जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा विकास किया जाना है। यहाँ पर अधिकारी ये बताने में पूरी तरह विफल रहे और लोग इससे जुड़ ही नहीं पाए। इसके लिए फिर क्या हुआ, इसके लिए उस व्यक्ति की विकास की पूरी जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर, अधिकारी तंत्र पर डिपेंड हो गई, जिसका कोई भी उचित परिणाम नहीं निकला। हालांकि ये फिर बाद में क्या रहा, विफल रहा। नेक्स्ट यदि बात करें, ये जो कार्यक्रम है वो पूर्णतः सरकारी व्यय पर संचालित होते थे। अब सरकारी व्यय पर संचालित हो रहे हैं ये कार्यक्रम, तो और उसके लिए एक सलाह समिति का भी बनाई गई थी, स्व सहायता समिति भी बनाई गई थी, बहुत सारी समितियां थी। अब ये समितियां रिपोर्ट करती थी, कोई सलाह देती थी, है ना। ग्राम स्तरीय जो कार्यकर्ता था फिर बीडीओ के पास जाएगा, फिर कलेक्टर के पास जाएगा, और वहां पर जो उच्च स्तरीय अधिकारी बैठे हैं वो उनका ये कहना था, गांव में भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, वे क्या जानेंगे।
तो उनकी जो विकास की योजनाएं हैं हम बनाएंगे। हालांकि वो उनके विकास से ज़्यादा अपना विकास करना चाहते थे, जिसमें उनका कमीशन निकले और अच्छा खासा मुनाफा वे कमाएं। बाद में हमने देखा कि ग्राम से ज़्यादा इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों का विकास ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से दोस्तों चीज़ें थी। इसके अलावा हम बात करें विफलता के कारण, मैंने शायद 4-5 पॉइंट बता दिए हैं। इसके अलावा जो ये था दोस्तों कि इनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आप जो भी योजना बनाएं, जो भी कार्यक्रम बनाएं, ये इनके अनुभवों के आधार पर और इनसे मिलकर बनाएं, तब वो ज़्यादा प्रभावशील होगा। और यदि आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन ये अपने हिसाब से ही बना रहे थे, जिसके बारे में हमने अभी बात किया है, क्योंकि इसको अपना विकास करना था, गांव से कोई मतलब नहीं था। क्लियर है? जो ये प्रमुख इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय सविस्तार योजना की विफलता के प्रमुख कारणों में से था। ठीक, क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी तरह स्पष्ट है। इसके बाद जो है दोस्तों, इसी की जांच के लिए पंडित नेहरू की सरकार ने इसकी जांच कह लीजिए, समीक्षा कह लीजिए, इन योजनाओं को जब 5 साल पूरे होने को थे तो इनका एक मित्र था बलवंत राय मेहता, और बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में नेहरू जी द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन करिए। उसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति बलवंत राय मेहता पर डिस्कस करता हूं, जो एक पंचायती राज के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है और इससे कई बार जो है वो प्रश्न पूछा गया है। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इन दोनों योजनाओं की समीक्षा के लिए तो ढंग से ध्यान रखेंगे, एक कमेटी, जो प्रथम समिति थी या प्रथम कमेटी थी, बलवंत राय मेहता समिति। तो देखिए, जो 2 कार्यक्रम चलाए गए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सविस्तार योजना, उसके अंतर्गत उन दोनों की जांच के लिए, उन दोनों की समीक्षा के लिए कि वे किस हद तक जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सफल हुए हैं या उनके क्या परिणाम रहे हैं, इसकी जांच के लिए, समीक्षा के लिए पंडित नेहरू जी के दोस्त थे बलवंत राय मेहता। अच्छा, इनमें 2 नाम मिलेगा। आप एग्जाम हॉल के प्रेशर में बहुत ढंग से और शांति से करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो कथन कारण वाले प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा घुमावदार होते हैं। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, बलवंत राय मेहता और बलवंत सिंह मेहता। तो ये बलवंत राय मेहता है, ना कि बलवंत सिंह मेहता। ये बलवंत राय मेहता गुजरात से फिर गुजरात में जो है वो सीएम का पद भी इन्होंने धारण किया था, और बलवंत राय मेहता नेहरू जी के दोस्त से। तो योजना आयोग के द्वारा इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन जो किया गया था योजना आयोग के द्वारा, जिसको आप अभी नीति आयोग के नाम से जानते हैं, योजना आयोग द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई कि आप जाइए और दोनों योजनाओं को देखिए और बताइए कि क्या स्थिति है। आयोग गठित हुआ था दोस्तों जनवरी 1957 में, जनवरी 1957 में, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी नवंबर 1957 में, 1957 में। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट दी तो सरकार ने पूछा कि क्या पाया गया, क्या हुआ इन योजनाओं का। तो बलवंत राय मेहता ने कहा कि ये दोनों योजनाएं अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्णतः असफल रहे। सरकार ने कहा कि मेहता जी ये क्या है, तो क्या आधार है, क्या कारण थे? तो उन्होंने कारण बताया। सबसे पहला जो कारण है वो जन भागीदारी या जन सहभागिता की कमी थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें
प्रथम जो कहा कि यह कार्यक्रम वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति में क्या थे, पूर्णतः असफल थे, सफल ही नहीं हुए। ठीक है, अब उन्होंने बताया इसके पीछे सरकार ने पूछा क्या कारण था, तो पहला था जन सहभागिता की कमी। अभी हम डिस्कस करेंगे जन सहभागिता की कमी। और दूसरा जो इसका कारण था वो था अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप, अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप। तो ये दो कारण बलवंत राय मेहता जी ने बताए। अच्छा, इन दोनों कारणों पर अभी हमने बात की है। इससे जस्ट पहले विफलता के कारणों में जन सहभागिता का अभाव था, जनता के विकास के लिए कार्यक्रम बनाया गया लेकिन वो पूर्णतः उसमें सम्मिलित हो ही नहीं पाए थे। अत्यधिक आधिकारिक हस्तक्षेप था उनके विकास के लिए का, जो पूरे नीति कार्यक्रम जो बनाना था वो अधिकारी था, इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। और कोई भी कार्यक्रम को क्रियान्वित कराने के लिए या कोई भी सलाह होता था तो वो अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते थे। ठीक है, तो ये दोनों बहुत मेन कारणों में से था कि ये कार्यक्रम जो है वो असफल रहा था। ओके, ठीक है, असफल है। तो सरकार ने पूछा कि फिर मेहता जी इसके लिए क्या किया जाए। तो बलवंत राय मेहता ने बताया कि इसके लिए आपको सिफारिश की, इसकी सिफारिशें जो थी वो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, है ना। इनकी सिफारिशें जो है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज, पंचायती राज की क्या की जाए, स्थापना की जाए। तो सरकार ने पूछा कि भाई ये अब त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या है, तो उन्होंने बताया त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले जिला स्तर पर जिला परिषद हो, दूसरा हो खंड स्तर पर पंचायत समिति, खंड वही ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और इसी को ही मंडल पंचायत भी कह दिया जाता है। और फिर तीसरा है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना करनी है। ठीक, जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर क्या हो, ग्राम पंचायत हो। ठीक, तो इसके लिए फिर क्या किया जाए, फिर और क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए। बहुत ढंग से इसको याद रखेंगे आपको। दूसरा इन्होंने जो सिफारिश की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा इन्होंने दी। अच्छा, तो सरकार ने पूछा कि अब ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, तो इन्होंने बताया कि आज यदि हम देखें, भारत की बात करें, ये पूरा हमारा भारत, ये जो भारत देश है, ठीक है। अब इस भारत देश में कई सारे क्या हैं, छोटे छोटे गांव हैं, है ना, जिले हैं, राज्य हैं। ठीक, लेकिन इस भारत का एक सेंटर केंद्र है दिल्ली, दिल्ली सरकार, है ना, दिल्ली में जो सरकार बैठी है। अब यहाँ पर किसी भी गांव को, जिले को यदि कोई भी कार्यक्रम हो तो दिल्ली सरकार पर डिपेंड रहना पड़ता है यार, स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, दिल्ली सरकार मतलब केंद्र है, मान के चलिए। तो ये सारा का सारा जो डिपेंडेंसी है किस पे है, सेंट्रल पे, केंद्र पे, सरकार पे। यहाँ पर छोटा सा भी कोई कार्यक्रम करवाना है,
छोटी सी भी कोई काम करवानी है या गांव में रोड नाली का भी निर्माण करवाना है तो सीधे केंद्र पर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। और वहां से यहां तक आदेश आते कार्य होने में बहुत ज्यादा जो है वो देरी होती है। तो क्या किया जाना चाहिए, तो आप क्या करिए, यहां से केंद्र में जो शक्ति निहित है, इन सारी शक्तियों में से कुछ शक्तियां जो है, जैसे नाली निर्माण हो गया, जैसे लाइट हो गया, जैसे शिक्षा हो गई, जैसे स्वास्थ्य हो गई, वो क्या कीजिए आप सभी जो है वो गांव को, राज्यों को, जिलों को अपने अपने स्तर पर क्या कर दीजिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और ये जो है अपने कार्य के लिए स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो और स्वयं कार्य करवाने में सक्षम हो। तो पावर जो केंद्र में था उसको विकेंद्रीकृत कर दीजिए, सभी ओर फैला दीजिए। यही है लोकतांत्रिक जो है वो विकेंद्रीकरण। ये आपको करना आवश्यक है। सरकार को बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। और चूंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा बलवंत राय मेहता ने दी थी, इसीलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या कहा गया दोस्तों, जनक कहा गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा गया, तो बलवंत राय मेहता को। किसको, बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या कहा गया, जनक कहा गया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ही पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सोचा और उसका एक ढांचा तैयार किया। इसीलिए बलवंत राय मेहता को दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था या लोकतांत्रिक स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, प्रथम नहीं, इनको जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है और वास्तुकार भी कहा जाता है। ये बहुत सारे तथ्य आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे, ठीक है। चूंकि बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही, इसलिए बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इनको शिल्पकार कहा जाता है स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था का। इसके अलावा वास्तुकार भी कहा जाता है। अब हमने कई सारे जनक देखे, जैसे लॉर्ड मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक, लॉर्ड रिपन जो थे वो स्थानीय स्वशासन के जनक, सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक थे एस.के. डे, ठीक है। इसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक हैं कौन, बलवंत राय मेहता, और इन्हें ही प्रथम शिल्पकार या वास्तुकार भी कहा गया है, ठीक। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे इन पर और चर्चा करते हैं। चलिए अब पंडित नेहरू जी द्वारा ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को तुरंत इम्प्लीमेंट किया गया। और यहाँ पर दो तीन चीजें बहुत ढंग से समझिएगा। ये सभी जानते हैं कि बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर जो है वो पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, सभी जानते हैं, ठीक है। परंतु एक चीज जो है वो आप नहीं जानते हैं कि इसको फिर प्रयोग के आधार पर, सबसे पहले प्रयोग के आधार पर लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किसको, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो इसको सबसे पहले प्रयोग के लिए, प्रयोग के तौर पर सबसे पहले कहां लागू किया गया,
सबसे पहले लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में, ढंग से ध्यान रखेंगे। कब? 1958 में। प्रयोग के तौर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति ने दी और इसको प्रयोग के तौर पर पंडित नेहरू ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया। आंध्र प्रदेश में प्रयोग के तौर पर, लेकिन उसके बाद आधिकारिक तौर पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे जो है वो आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ लागू किया? तो ये राजस्थान के नागौर जिले के कहाँ पर? बगदरी ग्राम में। और ये कई बार पूछा गया है और ये सभी लोग जानते हैं। बगदरी ग्राम में राजस्थान के नागौर जिले में इसको सर्वप्रथम क्या किया गया? लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए, इसके बाद आप देखिए कि इसके बाद दूसरा कहां पर लागू किया गया? तो सेकंड जो लागू किया गया था वो किया गया था आंध्र प्रदेश में। दूसरा जो लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में। पहला कहां लागू किया गया? ये पहला और ये दूसरा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में, और दूसरा लागू किया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लागू किसने किया था? तो उस समय पीएम थे हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चूंकि पंचायती राज व्यवस्था लागू की, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है वो कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि इन्होंने ही जो है वो सर्वप्रथम इसको क्या किया था? लागू करवाया था। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा यहीं पे एक चीज और याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में जो है वो सर्वप्रथम जो चुनाव करवाने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। सर्वप्रथम चुनाव पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत सारा पंचायती राज व्यवस्था का पूरा इतिहास और उससे संबंधित समितियों में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति पर जो है हम लोगों ने चर्चा की। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसको यथोचित जो है वो उसका उत्तर आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासेस कंटिन्यू जारी रहेंगी। नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करने ना भूलेंगे क्योंकि अगला पार्ट उसी में जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।